नमस्कार। आज हम एक बड़ी दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, पैसा और हमारा दिमाग। जी। हमारे पास मॉर्गन हाउसल की किताब है दिस साइकोलॉजी ऑफ मनी। इसका एक डिटेल्ड हिंदी सारांश है, श्रोता ने भेजा है। काफी पॉपुलर किताब है। हाँ, बिल्कुल। और हमारा मकसद ये समझना है कि देखिए, पैसा कमाना या बचाना सिर्फ गणित नहीं है। सही बात है। ये ज्यादातर हमारी आदतें, हमारी सोच, हमारे जो पर्सनल अनुभव रहे हैं उन पर टिका है। बिल्कुल, साइकोलॉजी का खेल ज्यादा है। हाँ, कभी सोचा है जैसे दो लोग हैं, एक जैसी कमाई है, पर पैसे को लेकर उनकी सोच एकदम अलग क्यों होती है? यह आमतौर पे देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए इसे खोलते हैं। चलिए। तो पहली बात जो इस सारांश से निकलती है और मुझे बड़ी सही लगी, वो ये कि पैसे के मामले में कोई पागल नहीं होता। मतलब हम सब अपने तजुर्बे के हिसाब से ही फैसले लेते हैं। हाँ, मतलब जिसका जैसा अनुभव रहा वो वैसा ही सोचेगा, है ना? बिल्कुल। जैसे सोचिए कोई है जिसने बचपन में बहुत मुश्किल दिन देखे हों, पैसे की तंगी देखी हो। हाँ। वो शायद बचत को लेकर बहुत सावधान होगा, हमेशा डरा रहेगा थोड़ा। सही है। वो हर रुपया बचाना चाहेगा। और वहीं दूसरी तरफ जिसने हमेशा बाजार को ऊपर ही जाते देखा हो, मान लीजिए 90s के बूम में बड़ा हुआ हो, जी, वो शायद सोचेगा अरे रिस्क लेने में क्या हर्ज है, पैसा तो बनता ही है। बिल्कुल। उसका रिस्क लेने का नजरिया अलग होगा। तो अगली बार अगर किसी का कोई फैसला हमें अजीब लगे पैसे को लेकर, तो शायद ये सोचना चाहिए कि भाई उनकी कहानी क्या रही होगी। सही कहा, उनके जूतों में पैर रख के देखना होगा। और यहाँ एक और दिलचस्प बात जुड़ती है, वो है किस्मत और जोखिम। हाँ, ये दूसरा पॉइंट था सारांश में। जी, हम अक्सर अपनी सफलता का सारा क्रेडिट खुद को दे देते हैं। हाँ, कि मैंने मेहनत की। बिल्कुल। और असफलता का ठीकरा दूसरों पर या हालात पर। लेकिन हॉस्वेल कहते हैं कि इसमें लक यानी किस्मत और रिस्क यानी जोखिम दोनों का बड़ा हाथ होता है। अच्छा। जैसे वो बिल गेट्स का उदाहरण देते हैं। जिस स्कूल में वो पढ़ते थे वहां उस जमाने में कंप्यूटर था। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी बात थी उस समय। बहुत बड़ी बात। ये उनकी काबिलियत तो थी ही, पर ये किस्मत का फैक्टर भी था, है ना? हाँ, बिल्कुल। सही मौके पर सही जगह होना। तो ये मानना जरूरी है कि बाहरी चीजों का भी असर होता है। और वैसे ही अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो वो सिर्फ हमारी नाकामी नहीं, हो सकता है वो उस रास्ते का जोखिम हो जो हमने चुना। ये बात थोड़ी मुश्किल है मानना कि सब हमारे कंट्रोल में नहीं है। हाँ, क्योंकि हमें लगता है हम सब कंट्रोल कर सकते हैं। और शायद यही सोच हमें अगले पॉइंट पर ले जाती है, वो थोड़ा और पाने की इच्छा। हाँ, नेवर इनफ वाला चैप्टर। हाँ। किताब कहती है कि ये जो लालच है ना, कि बस थोड़ा और मिल जाए, ये बहुत खतरनाक हो सकता है। खतरनाक कैसे? ऐसे कि लोग अक्सर इस थोड़े और के चक्कर में वो सब कुछ दांव पर लगा देते हैं जो उनके पास पहले से है। अच्छा। जिसकी उन्हें सच में जरूरत है। इज्जत, आजादी, परिवार, दोस्त, ये सब। ओह, मतलब ज्यादा के लालच में जरूरी चीजें गंवा देना। हाँ, यह बात सच में दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि ये हमें सिखाता है कि संतुष्ट होना मतलब ये जानना कि बस काफी है, ये कितना जरूरी है। ये तो बहुत गहरी बात है। कंटेंटमेंट यानी संतोष। और ये लंबे नजरिए की बात हमें सीधे ले जाती है कंपाउंडिंग पर। आहा, चक्रवृद्धि ब्याज का जादू। हाँ, आसान भाषा में मतलब आपका पैसा भी पैसा कमाने लगता है। जी। हाउसन यहाँ वॉरेन बफे का उदाहरण देते हैं। कहते हैं उनकी ज्यादातर दौलत कैसे बनी? लंबे समय तक टिके रहने से। एग्जैक्टली, दशकों तक निवेशित रहने से। ये नहीं कि उन्होंने बस कुछ कमाल की स्टॉक चुन लिए, समय और सब्र। तो विश्लेषण साफ है, निवेश में टिके रहना, सब्र रखना और वक्त देना, ये बहुत जरूरी है, शॉर्टकट नहीं। बिल्कुल। और ये सिर्फ पैसे जोड़ने की बात नहीं है, असली अमीरी क्या है ये भी एक सवाल उठाया गया है। हाँ, ये मुझे बहुत पसंद आया। सच्ची दौलत क्या है? इस सारांश के हिसाब से वो है अपने वक्त पर कंट्रोल होना। आजादी। हाँ, आजादी कि आप जो चाहें, जब चाहें, जिसके साथ चाहें वो कर सके, बिना किसी के दबाव के। ये पैसे से ज्यादा कीमती है शायद। बिल्कुल। और इसमें वो मैन इन द कार पैराडॉक्स वाली बात भी है। वो क्या था? कि जब हम कोई महंगी गाड़ी देखते हैं ना, तो हम सोचते हैं काश मेरे पास ये गाड़ी हो। हम ये नहीं सोचते कि काश मैं इस गाड़ी के मालिक जैसा बनूं। अच्छा, मतलब हम चीज चाहते हैं, उस इंसान की स्थिति नहीं। हाँ, हम अमीर दिखना चाहते हैं, पर असली दौलत वो है जो दिखती नहीं। मतलब वो पैसा जो खर्च नहीं किया गया, जो बचा है, निवेशित है, बढ़ रहा है, अनदेखी संपत्ति।
तो फोकस दिखावे पर नहीं, असली दौलत और आजादी पर होना चाहिए। सही। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो दो और बातें हैं जो जरूरी लगती हैं। बताइए। एक तो बिना किसी खास लक्ष्य के भी बचत करने की आदत डालना, बस यूं ही। अच्छा, क्यों? क्योंकि भविष्य अनिश्चित है, कब क्या जरूरत पड़ जाए पता नहीं, तो ये बचत एक तरह का सेफ्टी नेट है। हाँ, ये बात तो सही है, एक कुशन मिल जाता है। बिल्कुल। और दूसरी बात कि पैसे के मामले में हमेशा एकदम रेशनल यानी तर्कसंगत होने की जरूरत नहीं, बस उचित यानी रीजनेबल होना काफी है। मतलब? पूरी तरह लॉजिकल ना हो। हाँ, हम इंसान हैं, रोबोट नहीं। हमारे फैसले इमोशन से भी जुड़े होते हैं। तो ऐसी स्ट्रैटेजी बनाएं जो आपके लिए ठीक लगे, जिसे आप निभा सकें, भले ही वो कागज पर 100% ऑप्टिमल ना हो। अच्छा, मतलब प्रैक्टिकल होना ज्यादा जरूरी है परफेक्ट होने से। बिल्कुल। रोज की छोटी छोटी अच्छी आदतें लगातार करते रहना, ये बड़े कभी कभार लिए गए परफेक्ट फैसलों से ज्यादा मायने रखती हैं। तो इस सब का क्या मतलब है? निचोड़ क्या निकला? मेरे हिसाब से तो सार यही है कि पैसे के साथ हमारा रिश्ता ना वो नंबरों से कहीं ज्यादा हमारी साइकोलॉजी से जुड़ा है। बिल्कुल, हमारे व्यवहार से, हमारी सोच से, और इस बात से कि हम दौलत को पर्सनली कैसे देखते हैं। क्या वो बस बैंक बैलेंस है, या जैसे हमने कहा आजादी है? हाँ, यह दिमाग का खेल ज्यादा है, हिसाब किताब का कम। और एक आखिरी बात सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, जो इन्हीं स्रोतों से निकलती है। जरूर। किताब के कुछ हिस्से इशारा करते हैं कि हमारे लक्ष्य, हमारी जरूरतें, ये सब वक्त के साथ बदलते हैं। हाँ, ये तो होता ही है। आज जो चाहिए जरूरी नहीं कल भी वही चाहिए हो। बिल्कुल। तो सवाल ये है कि हम ऐसी फाइनेंशियल स्ट्रेटजी कैसे बनाएं जो तब भी काम करे जब हम खुद बदल चुके हों। वाह, ये तो बड़ा गहरा सवाल है। हाँ, मतलब भविष्य के आपके लिए प्लानिंग करना जैसे आप आज जानते भी नहीं। ये सोचने वाली बात है। इसका कोई सीधा जवाब शायद किताब में भी ना हो। शायद नहीं, लेकिन ये सवाल पूछना ही अपने आप में जरूरी है। बिल्कुल, बहुत अच्छा पॉइंट है ये सोचने के लिए।